जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये सीरीज जो चल रही है यूपीपीसीएस प्री जो 2023 में होगा उसके लिए, प्लस जो आरओ का प्री होगा उसके लिए, और आरओ का मेंस उसमें भी जीएस आता है उसके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सीरीज है, ये टॉप 30 क्वेश्चंस की। ठीक है, ये इसका 14वां टेस्ट है। ठीक है, इसके पहले 13 टेस्ट जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं हमने। ठीक है, उसमें आप अगर उसको हल करते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं आप अपना, तो आपको बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। ठीक है, और आपको जो भी इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे। तो उसको आप देख लीजिए, नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें। ये जीएस के लिए रामबाण सीरीज है ये। ठीक है, आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आप कुछ भी पढ़ें, दिन भर में कुछ भी पढ़िए आप, लेकिन कम से कम 30 से 40 प्रश्न ऐसे आप डेली सॉल्व करिए। ठीक है, या 20 प्रश्न आप डेली सॉल्व करिए ये प्री के लिए। उससे क्या होगा, आपका सेल्फ इवेल्युएशन होगा। इसमें आप जैसे अभी प्रश्न मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को पढ़ के उत्तर देने का प्रयास करिए। आप देखिए कि 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो इसलिए सेल्फ इवेल्युएशन का जो है इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। ठीक, देखिए अभी आज का जो प्रश्न ये टॉप 30 है, इसमें मैंने करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस जो है इन्वॉल्व किए हैं इसमें। 4-5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नों का जो स्तर है ऐसे ही पूछा जाता है। तो कोई भी परीक्षा होगी आपको ये इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी यूपी पीसीएल का भी एग्ज़ाम शुरू हो गया है। 25 नवंबर या 26 नवंबर से शुरू है लोगों का एग्ज़ाम। तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, देखिए सितंबर 2022 में आए टाइफून। टाइफून क्या है ये बेसिकली? देखिए ये एक प्रकार का चक्रवात है, चक्रवात का नाम है। जैसे अपने यहाँ जब चक्रवात आता है तो चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया साइड में अगर आता है तो विली विली के नाम से फेमस है। ठीक, ये टाइफून वगैरह ये जापान और इधर इस साइड में जो आता है वहाँ पे इसको नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये टाइफून है, ये नानमा डोल, ये नाम याद रखिएगा। ये जापान में अभी आया था कुछ दिन पहले, सितंबर में आया था। तो ये याद रखिएगा। ठीक, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बैटरी से बिजली स्टोर करने वाला देश का पहला राज्य बना है? देखिए, जहाँ पर पहला, प्रथम, चाहे वो स्टेट में हो, प्रदेश, इसमें देश में हो, एशिया में हो या विश्व में हो, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहाँ पे प्रथम शब्द लग जाए वो किसी भी परीक्षा में आ सकता है। तो उसको उसी हिसाब से तैयार कीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश है जो कि बैटरी से बिजली स्टोर करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में देश के किस सार्वजनिक उपक्रम को 12वीं जो है वो महारत्न कंपनी के रूप में दर्जा दिया गया है? देखिए, जो ये कंपनीज होती हैं सार्वजनिक उपक्रम की, जो सेंट्रल पीएसयूज होती हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है बेसिकली। ठीक है, तो एक होती है महारत्न, ठीक है, एक होती है नवरत्न, नवरत्न, ठीक है, एक होती है मिनी रत्न। ठीक है, इनका वो याद रखिएगा। ये जो नवरत्न और ये कॉन्सेप्ट है, ये नवरत्न वाला, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ये 1997 से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है ये। तो इस प्रश्न का जो व्याख्या से जो प्रश्न जो मैं फैक्ट्स जो बताता हूँ उसको भी ध्यान में रखिएगा और लिख लिया करिए। लिखने से आपको क्या है कि जब रिवीजन करेंगे तो आसान आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं तो वीडियोस देख लीजिए 1-2 बार, तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें से जो भी लिखी हैं ये सभी महारत्न हैं। ये भी है, पीएफसीज भी है, एचपीसीएल भी है, आईयूसीएल भी है, और ये अभी जो रिसेंट में हुई है वो ये आरईसी है। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ, एक पीडीएफ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये पीडीएफ है। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की ये लिस्ट है। तो ये कब की, ये अपडेटेड फरवरी में है। तो इसमें आपको एक लिस्ट मतलब कम मिलेगी। जैसे महारत्न में देखेंगे सी पी एस ईज कितनी है, तो इसमें कितनी दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है। लेकिन अभी कितनी हो गई हैं, 12वीं जो अभी बताया मैंने, आर वाली जो है वो, आर जो कंपनी है वो अभी 12वीं बनी है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। तो मिनी रत्न से कुछ क्राइटेरिया होती हैं, वो क्राइटेरिया बाद में डिस्कस कर देंगे। वो नवरत्न बनती हैं, नवरत्न बनने के बाद फिर आपकी महारत्न बनती हैं। यानी कि मिनी से शुरू होता है, ठीक है, मिनी से नवरत्न, ठीक है, नवरत्न, नवरत्न से फिर महारत्न। ठीक, ये इस तरीके से चलता है।
तो अभी देखिए जैसे इसमें ये महारत्न की कितनी कंपनियां हैं ये देख लीजिए, जैसे भेल है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है, एचपीसीएल है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, पीएफसी, पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड ये भी है, स्टील सेल सेल भी है। ठीक है, नवरत्न में देखिए, नवरत्न में कितनी है, 13 है, यानी कि एक इसमें से निकल गई, ये वाली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो मैंने बताया ना, आरईसी वाली, तो ये याद रखिएगा, ये निकल गई तो इसमें भी 12 बची और उसमें भी 12 हो गई। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये महारत्न वाली याद रखिएगा, इनमें से हो सकता है किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है या नहीं है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनको एक बार दो बार अपने नज़रों के सामने से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। वैसे ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए एक सूचना दे देता हूँ मैं आपको कि अगर इस तरीके से प्रश्नों को आपको हल करना है तो एक टेस्ट सीरीज़ मैंने चलाई है, उसको आप 190 रुपीज़ में, 199 रुपीज़ में ले सकते हैं। 20 टेस्ट मिलेंगे उसमें, ठीक है, आर ओ के लिए ही है वो स्पेशली, ठीक है, और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है। उसमें 10 आपको जनरल साइंस इसके मिलेंगे, स्टडीज़ के यानी सामान्य अध्ययन के, और 10 टेस्ट जो है आपको जनरल हिंदी के मिलेंगे, तो वो आप ले सकते हैं। आप इस एक नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा बस केवल, ठीक है, 8587812176, इस पे आप सिर्फ व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, तो इस पे करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। आरईसी है ये, रूरल इलेक्ट्रीफाइंग, ये लेटेस्ट है, 12वीं बनी है, तो याद रखिएगा। 29 से 31 अगस्त 2022 के बीच में किस देश की महारानी भारत की यात्रा पर थी? तो देखिए नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, क्या नाम था इनका, मैक्सिमा, ये आई थी, भारत के दौरे पर थी ये भी, ठीक है, ऑफिशियल। तो 29 से 31 अगस्त के बीच में याद रखिएगा। 1 सितंबर को किस राज्य ने नुआखाई जुहार करके है ये बेसिकली, ठीक है, नुआखाई जुहार, नुआखाई जुहार करके है ये त्यौहार मनाया था। ये किसने मनाया था? ये बेसिकली कृषि त्यौहार है, ये कृषि त्यौहार है, ये किसका, उड़ीसा का है ये, तो उड़ीसा ने मनाया था इसको। ठीक, ये याद रखिएगा ये इस चीज़ को, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, ये इसमें जो है इसको नुआखाई पर्व भी बोलते हैं या नुआखाई भेंट घाट भी बोलते हैं, ठीक है, नुआखाई भेंट घाट, भेंट घाट, तो उस नाम से भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी है। ठीक है, अभी देखते हैं लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो लाल क्रांति जो है ये टमाटर का उत्पादन और मांस का उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तिलहन वाली मैंने बताई थी कल, पीली क्रांति याद रखिएगा, दूध उत्पादन वाला वो ऑपरेशन फ्लड याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जैसे झींगा के लिए गुलाबी क्रांति, तो ये सब हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये क्रांतियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ताबड़तोड़ सीरीज मेरी देख लीजिए, उसमें मैंने इसी तरीके के टॉपिक्स जो है जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स, इसीलिए मैंने उनको कहा है क्योंकि वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कोई सी भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम्स हो या पीएससी, किसी स्टेट की पीएससी के हों, तो वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए सीमांत के बारे में पूछा है कि सीमांत जोत, जोत इसमें से क्या है, तो आप देखिए 1 हेक्टेयर से जो कम होते हैं वो सीमांत जोत कहलाते हैं, ठीक है, और 1 से 2 हेक्टेयर जो है वो लघु कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और बेसिकली 2 से 4 के बीच में वो मध्यम जोत कहलाती है, और 4 हेक्टेयर से ऊपर जो है वो बृहद कहलाती है, तो वो याद रखिएगा जो कैटेगरी मैंने बताई है आपको। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन प्रभावी कारण है? तो देखिए ग्रामीण निर्धनता ही है जो कृषि के लिए प्रभावी वो है, जो उसकी निम्न निम्न उत्पादकता के लिए प्रभावी कारण है, ठीक है, विकास गति। भारत की काली मिट्टी की उत्पादन किसके लिए उपयुक्त है? ये काली मिट्टी में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो देखिए कपास के लिए बेसिकली काली मिट्टी बहुत उचित होती है ये, ठीक है, तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी ये सेल्फ प्लग्ड होती है, ये भी याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को ही बोलते हैं। आज़ादी के उपरांत उपरांत से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, जो ये सकल राष्ट्रीय आय है, इसमें कृषि का हिस्सा देखिए शुरुआत में तो कृषि प्रधान ही रहा है, पूरा अपना भारत देश कृषि प्रधान रहा है, आज भी कृषि प्रधान ही है, लेकिन जो जीडीपी और इसमें जीवीए में, बेसिकली जीवीए की बात कर रहा है ये, तो जीवीए में आप देखिए कृषि की जो वैल्यू है, जो उसका जो हिस्सा है, वो लगातार कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है कि इन द सेंस मतलब पहले अधिक था, अभी धीरे धीरे कम हो जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका है? सर्विस सेक्टर का है, ठीक है, सर्विस सेक्टर का है सबसे अधिक, फिर मैन्युफैक्चरिंग का है द्वितीयक सेक्टर का, और फिर आपका ये द्वितीयक सेक्टर है, फिर
टर्शियरी का सबसे ज़्यादा, ये सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक। चलिए, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, उसके बाद केरला आता है, फिर तमिलनाडु आता है, याद रखिएगा। भारत में कृषि आयकर ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकारों द्वारा ये लगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। बेसिकली उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60% लोग जो है वो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। तो ये डेटा, ये फैक्ट याद रखिएगा, मेंस में भी काम आएगा। आंसर राइटिंग में अगर आप कहीं लिखते हैं तो भी आपका आंसर जो है वो शानदार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, गुलाबी क्रांति है जो झींगा उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, पीली वाली जो तिलहन का मैंने बताया था आपको अभी, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बहुत प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वैसे तो शुभारंभ अगर देखा जाए तो फसल बीमा का शुभारंभ 1972 से ही हो गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का शुभारंभ, वो फसल बीमा था, ये कृषि बीमा है। तो कृषि बीमा का शुभारंभ जो है वो 1999 और 2000 के बीच में, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, उस समय ये प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब शुरुआत हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक वीडियो भी मैंने बनाया है पूरा, उसको जरूर देख लीजिएगा आप। बहुत सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न, फैक्ट्स मैंने बताए हैं, उसमें डिस्कस किए हैं, उसको देख लेंगे तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आप कर ले जाएंगे। जो ताबड़तोड़ वाली सीरीज है उसको जरूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। देखिए, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, ठीक है। अंतिम जो थी वो 12वीं ही थी, जो 2012 से लेकर के 17 के बीच में थी, ठीक है। उससे पहले अगर देखेंगे आप तो 2000 मतलब 9 से लेकर के 7 से लेकर, सॉरी, 2007 से लेकर 2012 तक ये 11वीं थी। और 10वीं कब से कब तक थी? 2002 से लेकर के और 2005 तक, 7 तक, ठीक है। ये 10वीं थी। इसी के बीच में ये राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन शुरुआत हुई थी। इनके ईयर याद रखिएगा, कई बार मैचिंग में आ जाते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक। तो उसको भी याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, गेहूं, मोटा अनाज ये सब है, दलहन भी है, तिलहन नहीं है उसमें सम्मिलित, याद रखिएगा इस चीज़ को। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? मैंने पहले भी बताया, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, और भी अन्य जगहों पर भी मैंने बताया है, अभी भी जान लीजिए। ये डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, यही हैं विश्व में माने जाते हैं हरित क्रांति के जनक। और जो भारत के हैं वो हैं एस स्वामीनाथन, इनका भी नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ 70 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, प्रधानमंत्री, पहले तो एक फैक्ट याद रखिए, पीएम फसल बीमा योजना जो अभी शुरुआत हुई है, ये 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी डेट याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल पर एक समान दर से बीमा का भुगतान किया जाता है। नहीं, एक समान से नहीं किया जाता है भाई, इसमें अलग अलग है। रबी के फसल के लिए अलग है, खरीफ के फसल के लिए अलग है। तो इसमें जो 2% दे रहा है ना, ये खरीफ के फसल के लिए है, रबी के लिए 1.5 है, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो पहला वाला जो, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है आपका वाक्य, ठीक है। तो इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें ये वाला सही है, तो केवल दो, बी वाला सही है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ अभी बताया था मैंने आपको ऊपर प्रश्न में, उत्तर प्रदेश में। ये बेसिकली कृषि जलवायु क्षेत्र इसको मानिएगा, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जिसको बोलते हैं वो 9 है, याद रखिएगा। जैसे यूपी का जो एरिया है, आपको पता होना चाहिए, 9 है कृषि जलवायु क्षेत्र। और भारत में अगर पूछा जाए तो कितने हैं, तो भारत में 15 हैं, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और इसमें जो है एक एक चीज़ और पूछता है वो, एक इकोलॉजिकल, एग्रो इकोलॉजिकल जलवा ये क्षेत्र, तो वो भी मतलब 20 हैं वो दोनों, भारत और यूपी सब में वो 20 माना जाता है, ठीक है, यूपी में भी और यहाँ भी, ठीक। नीली क्रांति का संबंध अभी, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और पूछा है ना, तो ये कई सेंटेंस है, वो पूछ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये काम के बदले अनाज, ये भी सही है, 1978 में शुरुआत हुई थी इसकी। और इसके अलावा 2004 में एक बार फिर से इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जब पीएम कौन थे वो, अपने मनमोहन सिंह जी थे। तो याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से नहीं है, अभी मैंने बताया था नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। तो चौथा गलत हो गया, तो
ये एलिमिनेशन आप सीखना है आपको। देखिए बहुत चीज़ें आपको याद रहती हैं, बहुत चीज़ें आप भूल जाते हैं, लेकिन जो तरीका है उसको समझिए आप कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें तरीका बता रहा हूँ मैं आपको जैसे ये पता चला कि यार ये नीली क्रांति का संबंध तो इसमें है ही नहीं, तो ये चौथा तो ऐसे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें से सही कौन सा है, तो 1 2 3 वाला सही हो जाएगा। ए, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये किसके द्वारा, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। आई सी, जो भी होगा इसका इंग्लिश में देख लीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद याद रखिएगा, ठीक है। चलिए काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च करके ऐसे होगा, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ICAR करके ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है। हरियाली योजना का संबंध किससे है, देखिए ये हरियाली योजना 2003 में शुरुआत की गई थी और ये जल संरक्षण से, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन से है ये, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी वाटर कंजर्वेशन से एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है, अब उस योजना का नाम बताइएगा, ठीक है, उसका उसको कमेंट कीजिएगा आप। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये 1960 में पंतनगर में की गई थी, जो अभी उत्तराखंड में, पहले तो 1960 में तो भारत का ही हिस्सा था, जी 2000 में ये अलग हुआ है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पंतनगर में GB पंत करके है ना, गोविंद वल्लभ पंत के नाम से ये पहला शुरुआत हुई थी, 1960 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना किससे संबंधित है, तो ये निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है, ठीक। नीरू मीरू जल संरक्षण योजना, ये नीरू मीरू जल संरक्षण योजना किससे कब शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ये 2000 में शुरुआत की गई थी और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है, ये भी वाटर कंजर्वेशन से ही संबंधित योजना है। अब यहाँ से हिस्ट्री वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसको सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए द हिंदू अभी आप भी आज भी पढ़ते हैं आप, तो ये G सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये चालू किया गया था, प्रकाशित, ठीक है, इसका प्रकाशन। सुधारक ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और बंगाली ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी देखिए अगर एलिमिनेशन मेथड आपको इनमें से मान लो एक आध कोई पता है, जैसे अगर आपको हिंदू पता है, द हिंदू G सुब्रमण्यम अय्यर, तो इसमें आप सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। एक 3 जैसे लगाएंगे आप, एक ही जगह है ही है, आप टिक मारिए, आगे बढ़िए, OMR सीट में आप अपना ब्लैक कीजिए गोला और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था, ये बात हो रही है 1939 में, जब त्रिपुरी संकट हुआ था, त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। त्रिपुरी संकट क्या था बेसिकली, मैंने बताया था अभी, जब स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी जी के जो जन आंदोलनों के बारे में मेरे 3 वीडियोज़ हैं, एक असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था, 1938 में भी ये बने थे, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, 1939 में भी यही बने थे। बेसिकली क्या हुआ था, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना प्रत्याशी, मतलब उनका जो सपोर्ट था वो पट्टाभी सीतारामैया को था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्या है, वो गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के इन द सेंस वो समाजवादी और गर्म, उनका उनका जो उद्देश्य दोनों लोगों का एक ही था, लक्ष्य एक ही था, लेकिन तरीके अलग अलग थे। तो इससे क्या है, वो थोड़ा मतभेद, वैचारिक मतभेद जो है वो उनके थे, तो याद रखिएगा। वो पट्टाभी सीतारामैया जब हार गए तो गांधी जी को मतलब काफ़ी आघात लगा इस चीज़ को। गांधी जी जो कांग्रेस की जो वो थी, समिति थी, और उसमें मतलब उनका ऐसा नहीं था कि उनकी वो नहीं थी, उनका बहुत बड़ा वो था, मतलब पकड़ उनकी बहुत मजबूत थी, लेकिन ये था कि सुभाष चंद्र बोस को भी पसंद करते थे लोग, ठीक। तो इस वजह से पट्टाभी सीतारामैया हार गए, और हार गए तो गांधी जी उनसे खिन्ने रहने लगे, तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी का एक मतलब अलग उनका महत्व है, बहुत बड़े नेता थे उस समय, तो आज भी उनका उसी तरीके से सम्मान होता है। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी उन्होंने, याद रखिएगा 1939 में ही। तो जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके अध्यक्ष बने थे उनकी जगह पर, ठीक। तो याद रखिएगा नाम, ये UPPCS 2021 20 या 21 में प्रश्न पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। प्रश्नों को पढ़ते समय ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, वो है पूछ रहा है या फिर नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि अगर इन शब्दों को अगर आप नहीं पकड़े, आपने नहीं राउंड किया ना, तो आपके आते हुए प्रश्न गलत हो जाएंगे। अब इसमें देखिए सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए इसमें ये आत्माराम पांडुरंग है, प्रार्थना समाज से संबंधित, बिल्कुल सही बात है।
दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित हैं। राजा राम मोहन राय, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आदि ब्रह्म लिखना है, आदि ब्रह्म समाज। देखिए राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो तो सी हो जाएगा। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन चलाया था इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये याद रखिएगा नाम, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ समझते हैं हम कि सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा ये 1828 में, ठीक। तो इसमें क्या हुआ आगे चलकर, थोड़ा जैसे क्या होता है ना कि इनके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर बने इस ब्रह्म समाज के, मतलब अध्यक्ष या जो भी कह सकते हैं, मुखिया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आप समय बीतता जाता है तो लोगों में थोड़ा-सा कुछ विचारों को लेकर या कुछ कार्यों को लेकर के मतभेद होते हैं। तो उस मतभेद के चक्कर में ये 2 ब्रह्म समाज भी 2 उसमें टूट गया। एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, ठीक है? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर। मैंने शायद अभी केशव चंद्र सेन बता दिया था, लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर होंगे ये, याद रखिएगा, ठीक है? ये प्रश्न प्रश्न पूछा गया है इसलिए, अभी जैसे ये आदि ब्रह्म समाज है तो देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम याद रखिएगा। और फिर केशव चंद्र सेन अलग हो गए इनसे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक, भारतीय ब्रह्म समाज। इसमें 2 बार विभाजन होता है, तो एक बार और भी आगे होता है, वो इसमें आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें पूछा है कि पहली बार जो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो किसने किया था, तो पहली बार जो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसके बाद ये बाद में सुभाष चंद्र बोस जाकर उसका और मतलब अच्छे तरीके से गठन करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर पहली बार पूछा जाएगा तो कैप्टन मोहन सिंह ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप 30 क्वेश्चंस आपके ख़त्म होते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें आई होप कि समझाया आपको, और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अपने लाभ ले सकें, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ में ये टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, ये भी है, लिखा हुआ है यहाँ पे, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार आप लोग, ठीक है, लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जय हिंद।